यानी अगर इन 4 थीम को मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ और इनसे रिलेटेड जो अच्छी डेफिनेशन हो सकती है कंसाइज़ या उससे रिलेटेड डेटा, फैक्ट, करंट अफेयर्स को क्लब करना जिसे हम कह सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला, डायग्राम हम पहले से प्रिपेयर कर लें अपने नोट्स में, तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं हमारी तैयारी है वो एक अलग स्टेज पर पहुँच जाती है। जिसे मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आपका सबसे बड़ा टीचर यूपीएससी का सिलेबस है। उसको अच्छे से एनालिसिस करके, उसकी थीम को एनालिसिस करके और उससे थीम को जानने के बाद, पीवाईक्यू को स्टडी करने के बाद हम अच्छे से तैयारी करें। हाय एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे थीम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उनको तैयार करके कैसे हम दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों से अच्छे मार्क्स और अपनी एक बेटर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं तैयारी को लेकर। इससे पहले हम गवर्नेंस, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड थीम को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड थीम को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे इन थीम का माइक्रो एनालिसिस करके और इन थीम से जुड़े पीवाईक्यू की स्टडी करके हम हमारी जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे यूपीएससी कुछ इंपॉर्टेंट थीम पे बार-बार रिपीटिव क्वेश्चन पूछती है और किस तरह हम उन थीम को अच्छे से एनालिसिस करके नेक्स्ट ईयर के लिए भी गेस कर सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड यूपीएससी का सिलेबस है। इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस को अगर मैं एनालिसिस करूँ तो 4 मेजर थीम मेरे सामने निकल कर आती है, जिसमें रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स एंड टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन थीम 1। थी थीम 2 है हमारे सामने बॉर्डर मैनेजमेंट, जो कि अगेन एक इम्पोर्टेंट थीम है जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। और थीम 3 है साइबर सिक्योरिटी और थीम 4 है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। यानी अगर इन 4 थीम को मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ और इनसे रिलेटेड जो अच्छी डेफिनेशन हो सकती है कंसाइज़ या उससे रिलेटेड डेटा, फैक्ट, करंट अफेयर्स को क्लब करना जिसे हम कह सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला, डायग्राम हम पहले से प्रिपेयर कर लें अपने नोट्स में, तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं हमारी तैयारी है वो एक अलग स्टेज पर पहुँच जाती है। इन्हीं 4 थीम की अगर मैं डिटेल में पीवाईक्यूज़ को देखूँ, तो मुझे पता चलता है कि लगभग-लगभग यूपीएससी हर साल 40 से 50 मार्क्स, यानी कि ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन यूपीएससी के फिक्स है कि उसे इस थीम से पढ़ना है, पूछना है। अब अगर हम एक ओल्ड अप्रोच से या ओल्ड स्कूल की अप्रोच से यूपीएससी की तैयारी को देखें, तो हम इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मार्केट में जो भी बुक्स चलती है उनको उठा सकते हैं और फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक उसकी 300 से 400 पेज की पीडीएफ पढ़ें। या फिर दूसरा वे ये हो सकता है कि हम यूपीएससी का सिलेबस, जिसे मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आपका सबसे बड़ा टीचर यूपीएससी का सिलेबस है, उसको अच्छे से एनालिसिस करके, उसकी थीम को एनालिसिस करके और उससे थीम को जानने के बाद, पीवाईक्यू को स्टडी करने के बाद हम अच्छे से तैयारी करें, तो मैं समझता हूँ कि एक तो हमारी मेहनत भी कम होगी और दूसरा उसके वो प्रोडक्टिव भी ज़्यादा रहेगी। तो मेरे ख्याल से अगर ये देखें, कॉस्ट बेनिफिट अगर देखें, तो इस स्ट्रेटेजी का ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट है। अब हम थीम बाई थीम डिटेल में डिस्कस करें, तो हम देखते हैं कि हर थीम पे यूपीएससी कुछ थीम पे ज़्यादा फोकस कर रही है। जैसे अगर हम थीम 1 को अगर डिटेल में देखें, तो यूपीएससी ने 2023 में इस थीम से एक क्वेश्चन पूछा है, यानी कि लगभग 2023 में एक क्वेश्चन, 2022 में एक क्वेश्चन, फिर 2021 में और उससे पहले 2018 में। इस तरह आप देखोगे कि लगभग-लगभग हर साल यूपीएससी 2018, फिर 16 और अच्छा, ठीक है, ये क्रम थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया है। 2024 में 2 क्वेश्चन, 2023 में अगेन 2 क्वेश्चन और 21 में क्वेश्चन और 19, फिर 17 में 2 क्वेश्चन और 14, 16, 15। इस तरह हम देख सकते हैं कि लगभग-लगभग यूपीएससी इस थीम से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पूछती है। तो अगर हम पहले से हम अगर पहले से ही तैयार है कि ये जो पर्टिकुलर थीम है, रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स एंड टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, इससे फिक्स है कि मेरे सामने 1 से 2 क्वेश्चन मुझे यूपीएससी में मेरे सामने आने हैं।
जैसे 2024 24 में अगर देखें, थोड़ा-सा क्रम ऊपर-नीचे हो गए। अगर 2024 में देखें तो इस थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आया है हमारे सामने कि नार्को आतंकवाद पे फोकस किया गया है। यानी कि अगेन ये कीवर्ड निकलता है कि नार्को आतंकवाद क्या है? नार्को आतंकवाद। समझाइए कि नार्को आतंकवाद संपूर्ण देश में किस प्रकार एक गंभीर खतरे के रूप में उभर कर आया है? नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए समुचित उपायों पर सुझाव दीजिए। यानी इस सबसे पहले तो आपको इस कीवर्ड का अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस कीवर्ड से रिलेटेड एक कंसाइज़ डेफिनिशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और फिर ये भी पता होना चाहिए कि गंभीर खतरा कैसे ये उत्पन्न कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अभी स्पेशली जो इंडिया का जो वेस्टर्न बाउंड्रीज़ हैं या फिर इवन देखें ईस्टर्न जो बांग्लादेश से रिलेटेड जो बाउंड्रीज़ है, वहाँ पे नार्को टेररिज़्म उभर कर आ रहा है। ठीक वैसे ही अब नार्को आतंकवाद से निपटने के उपाय क्या-क्या हो सकते हैं? तो आपको इस तरह इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि कैसे क्या-क्या उपाय हो सकते हैं, तो उनको अच्छे से ये अगर आपकी पहले से ही प्रिपेयर हैं, तो आप निश्चित तौर पर एग्ज़ाम के समय में अच्छे से रिलेट कर सकते हो। जैसे अगर इस साल यूपीएससी ने नार्को आतंकवाद पे पूछा है, हो सकता है अगली बार साइबर आतंकवाद पे पूछ ले। साइबर आतंकवाद या किसी और टर्म आतंक टेररिज्म के साथ कोई और कीवर्ड जो उस साल या 1-2 सालों में जो चर्चा में है, उससे रिलेट करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले। ठीक वैसे 2023 में एक और क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन पूछा है, भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण। अगेन ये हमारी एक कीवर्ड है कि आतंकवाद का वित्त पोषण। जब हम थीम का एनालिसिस कर रहे होते हैं, पीवाईक्यू का विश्लेषण कर रहे होते हैं, तो यूपीएससी हमें ये बताती है कि कौन-कौन से जो टॉपिक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक टॉपिक है कि फंडिंग ऑफ टेररिज्म, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं और इन स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। इस आलोक में हाल ही में इस पे भी फोकस करना है कि ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि हाल ही में नई दिल्ली में नवंबर 2022 में हुई आतंकवाद के लिए धन नहीं, यानी कि संगोष्ठी के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की भी विवेचना कीजिए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात हमें यहाँ पे ये पता चलती है कि जब हम इंटरनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक की तैयारी करें तो हमें करंट अफेयर्स को इसके साथ क्लब करना है। इवन जब हम इससे रिलेटेड जब नोट्स बने या फिर किसी मेंस की टेस्ट सीरीज में अगर प्रैक्टिस भी करें तो करंट अफेयर को हमेशा क्लब करके चलना है क्योंकि ये सिलेबस का ऐसा पार्ट है जहाँ पर करंट अफेयर्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन का सिर्फ आधा पार्ट ही विदाउट करंट अफेयर्स के हो सकता है। आधे पार्ट के लिए आपको पता होना चाहिए जो न्यू दिल्ली में आतंकवाद के लिए धन नहीं बैठक में क्या-क्या डिसीजन हुए हैं या क्या-क्या उसमें निकल कर आया है। तो इस तरह आपको अपनी तैयारी को एक होलिस्टिक वे देने के लिए ये आवश्यक है कि आप थीम का ध्यान रखें और उसके साथ पीवाईक्यू का एनालिसिस करें। इस तरह अगर हम 2023 के ही और एक क्वेश्चन की बात करें, जैसे 2023 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी ने कि भारत द्वारा सामना की ये बिल्कुल सिलेबस से उठाकर दे दिया गया कि भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ क्या है? अब जब आप पीवाईक्यू को देखें या फिर सिलेबस को देखेंगे तो आपके पास सिलेबस में ये कीवर्ड मेंशन है कि आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ। अब अगर आपने पहले से ही अपने नोट्स में इसको अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, इसको याद कर रखा है कि क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, तो आपको उस समय ना तो रिकॉल करने की आवश्यकता है, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। अदरवाइज़ आपको रिकॉल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको अगर याद है कि ठीक है, आंतरिक सुरक्षा के सामने आतंकवाद एक चुनौती है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट एक चुनौती है। अच्छा ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद है, वो एक चुनौती है। इस तरह आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए, उँगलियों पे होनी चाहिए। ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केंद्रीय खुफिया और जाँच एजेंसियों की भूमिका क्या है? ये 2023 में 250 शब्दों का आपको क्वेश्चन पूछा है। इस तरह आपको इस क्वेश्चन के ऊपर देख लेना चाहिए और ठीक वैसे ही 2022 में इससे पहले आपको पूछा गया है संगठित अपराधों पे। अगेन ये कीवर्ड कहाँ से आया? ये कीवर्ड सिलेबस में अगेन मेंशन है कि संगठित अपराध है, वो एक आपका इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। अगर ये चीज़ आपको पहले से पता है कि ये एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके रेंज में होना चाहिए कि संगठित अपराध के प्रकारों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह आप पीवाईक्यू को अच्छे से देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि यूपीएससी लगभग लगभग अपने
सिलेबस के अराउंड ही घूमती है। हम जब मेंस में जाके देखते हैं कि यार क्वेश्चन कहाँ से है, क्वेश्चन सिलेबस से एक भी बार नहीं होता है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस कर लेते हो थीम के अकॉर्डिंग, तो आपको सारे क्वेश्चन अपनी रेंज के लगेंगे। बस ये है कि उसके साथ थोड़ा-सा यूपीएससी चेंज क्या कर सकती है कि लैंग्वेज के साथ, थोड़ा लैंग्वेज के साथ खेल सकती है या फिर करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है। अगेन इस तरह अगर हम देखें कि 2021 में वापस क्वेश्चन पूछा है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए। फिर 2018 में सीपीईसी पे क्वेश्चन आया है और फिर अगेन 2016 में नॉन स्टेट एक्टर पे क्वेश्चन आया है। तो इस तरह आप देख सकते हो कि अगर इस बार भी आपके लिए जैसे आतंकवाद, संगठित अपराध और जो वेरियस और आंतरिक सुरक्षा के सामने जो न्यू थ्रेट है, इस टाइप के अगेन टॉपिक है जो आपके लिए फिर आगे आने वाले मेंस में आपके लिए उपयोगी है। इन पे आपको अच्छे से तैयार रहना चाहिए। अब अगर हम थीम 2 की बात करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखें, तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे सामने थीम 2, अगेन थीम 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट एक आप अलग से उसको थीम बना लो और उसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। उससे रिलेटेड जो कीवर्ड डायग्राम आप पहले से ही तैयार करके रखो। प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आ जाता है, जनरली होता क्या है कि जब हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो ये 4 मेजर सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स में भी आती है, इनके ऊपर तो हम पहले से है ना पढ़ के रखते हैं। लेकिन मेंस के जो कुछ टॉपिक है जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, ये सिलेबस के ऐसे पार्ट है जिनको हम कहीं न कहीं नेगलेक्ट कर देते हैं और उनके बारे में हम तब सोचते हैं जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है। अगेन यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम फ्रेमवर्क था, वो यूपीएससी धीरे-धीरे कम करती जा रही है और अगर प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद आप इन थीम पे फोकस करोगे तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप सिलेबस का एनालिसिस करो। जितना आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट है, उतनी ही ये जो लो हैंगिंग फ्रूट मैं इनको बोलना चाहूँगा, क्योंकि इनसे आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो। तो इनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। अगेन बॉर्डर मैनेजमेंट ऐसी थीम है जिससे लगभग-लगभग हर साल फिक्स है कि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे 2024 में सीमा संबंधी मुद्दे से क्वेश्चन पूछा कि भारत की चीन एवं पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालिक अशांत सीमा है जिसमें अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं। सीमा के साथ परस्पर विरोधी मुद्दों तथा सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि बीएडीपी तथा सीमा अवसंरचना और प्रबंधन योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास कार्यों को भी उल्लेखित कीजिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा-सा सोचने वाला है। अगर इस क्वेश्चन को पहला वाला पार्ट हम देखें, तो सबसे पहले तो हमें इंडिया और चाइना की सीमाओं के सामने क्या-क्या हमारे पास मुद्दे हैं, वो अच्छे से पता होना चाहिए और उसके बाद में बीएडीपी का रोल और बीआईएम का रोल, ये भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो इस सिलेबस के इस टाइप के जो टॉपिक है, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, इसमें हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि इसमें मुख्यतः एकदम सटीक जानकारी कई-कई टॉपिक में आपको चाहिए और सटीक जानकारी अगर आपको लिखनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पर्टिकुलर जानकारी पहले से अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए और अच्छे से तैयार होनी चाहिए और वो अच्छे से तभी तैयार होगी जब आप थीम का और पीवाईक्यू का माइक्रो एनालिसिस करेंगे। ठीक इसी तरह हम 2023 में इस टॉपिक से रिलेटेड देखें तो सीमा प्रबंधन या टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, वो क्वेश्चन हमारे सामने आया है। ठीक वैसे 2022 में हमारी जो समुद्री सीमाएँ हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है और 2020 में भी बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह अगर आप देखते हो, तो लगभग-लगभग हर साल एक क्वेश्चन बॉर्डर मैनेजमेंट से हमारे सामने आया है। 2020 में 2 क्वेश्चन हैं, 2018 में, 2016 में अगेन 2 क्वेश्चन, 2014 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है? तो इस तरह आप देख सकते हो कि बॉर्डर मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस थीम को आपको अच्छे से प्रिपेयर करने की भी आवश्यकता है
और न सिर्फ आपको सिंपली प्रिपेयर करना है, बल्कि आपको इसमें थोड़ा-सा वैल्यू एडिशन का मसाला भी ऐड करना है। वैल्यू एडिशन का क्या-क्या मसाला हो सकता है, वो हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है और अगेन वीडियो के लास्ट पार्ट में भी हम देखेंगे कि वैल्यू एडिशन का मसाला कैसे आप ऐड कर सकते हो। अब अगर मैं अगली इम्पोर्टेंट थीम यानी कि साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी इवन आज के टाइम में जब इंटरनेट क्रांति एक अपने अगले चरण पे है, तो उसके साथ-साथ साइबर सिक्योरिटी भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और इम्पोर्टेंट हो जाता है तो इसलिए यूपीएससी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी लगभग-लगभग आप देख सकते हो कि 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा इस थीम से पूछता है। साइबर सिक्योरिटी पे यूपीएससी का फिक्स है कि यूपीएससी को 1 से 2 क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि सोशल मीडिया एवं एन्क्रिप्टेड संदेश सेवाएं गंभीर चुनौती है। पहले तो आपको क्वेश्चन को तोड़ने आना चाहिए। क्वेश्चन का एक पार्ट तो ये है कि सोशल मीडिया एवं एन्क्रिप्टेड संदेश सेवाएं गंभीर चुनौती है। लेकिन मेन पार्ट यहाँ पे है, सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या-क्या उपाय अपनाए गए हैं? क्वेश्चन मार्क। इस समस्या को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों का भी सुझाव दीजिए। अब आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन तोड़ना आना चाहिए। इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो यूपीएससी ने ये कहा है कि सोशल मीडिया एनक्रिप्ट संदेश सेवाएं गंभीर चुनौती है। तो आप इंट्रो की शुरुआत यहीं से कर सकते हो, लेकिन इसको बहुत ही कंसाइज लिखना है क्योंकि मेन डिमांड नहीं है क्वेश्चन की। क्वेश्चन की मेन डिमांड यहाँ पे है। एक तो कि सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करना है, यानी कि सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थ क्या-क्या है, और दूसरा विभिन्न स्तर पर उपाय क्या अपनाए गए हैं, और तीसरा आपको वे फॉरवर्ड में ये भी बताना है कि समस्याओं को उपायों को और क्या-क्या उपाय हो सकते हैं। यानी आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन में 2-3 भाग हैं। इस तरह इसीलिए हम हमारे इस सेशन में इसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र कर रहे हैं कि कैसे आपको माइक्रो एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एक तो हमें एनालिसिस से हमारे सामने थीम इम्पोर्टेंट निकल के आती है साइबर सिक्योरिटी, और उसके बाद में जब हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं तो कई बार यूपीएससी हम देखते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन देती है और एक क्वेश्चन 2-3 पार्ट में बंटा होता है। जनरली क्या होता है कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन के किसी एक पार्ट पर ही, जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों पे ही पूरा आंसर लिख दिया, तो उसने मात्र 30% क्वेश्चन का ही आंसर दिया है। उसको नंबर भी मान लो अगर वो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 में से ही मिलेंगे। 3 में से मान लो उसने बहुत अच्छा लिखा है तो उसको 1.5 या 2 नंबर मिल जाएँगे। और यही वो रीज़न है जिससे आजकल हिंदी मीडियम में मार्क्स कम आ रहे हैं। हमें एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि कैसे हर एक क्वेश्चन की अलग-अलग डिमांड होती है। सबसे पहला ज़रूरी ज़रूरी चीज़ है एग्ज़ाम में कि हमें क्वेश्चन की डिमांड समझ में आए, और डिमांड समझ में आए इसके लिए हमें कहाँ से हेल्प मिलेगी? हमें हेल्प मिलेगी पीवाईक्यू से। हमें हेल्प मिलेगी थीम के एनालिसिस से। जैसे 2024 में दूसरा क्वेश्चन पूछा साइबर सिक्योरिटी पे कि डिजिटल व्यक्ति डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के संदर्भ में तथा कुछ प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगेन ये करंट अफेयर से लिंक एक टॉपिक है, और डिजिटल व्यक्ति डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 काफ़ी पिछले 1-2 सालों से चर्चा में था, तो यूपीएससी ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया। तो करंट अफेयर्स को क्लब करना भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ये भी हमें पता चलता है कि हम पीवाईक्यू के विश्लेषण से। अगेन अब हम देखें तो 2022 में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 में भी एक क्वेश्चन है, 2020 में भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2019 में हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, 2018, 17, 15 में 2 क्वेश्चन और 13 में 3 क्वेश्चन। इस तरह हम देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी जैसा मुद्दा जो कि यूपीएससी का एक फोकस एरिया है, लगभग-लगभग उसे हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना है। अगर यूपीएससी का फिक्स है कि क्वेश्चन आना ही है, तो हमें भी अच्छे से पहले से जो अभी का जो हमारे पास समय है, इस समय हमें अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। यही वो स्ट्रैटेजी है जो मैं समझता हूँ कि आपको टॉपर बनाती है या आपको दूसरों से आगे रखती है। जनरली क्या होता है कि हम जो इस टाइप की जो सिलेबस की थीम है या सिलेबस का ये पार्ट है, हम इसके ऊपर बहुत लेट फोकस करते हैं। तो उस समय हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना ज़्यादा माइक्रो एनालिसिस करें या उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर ढंग से सोचें। तो उस समय हम कई बार एग्ज़ाम हॉल में ऐसे चले जाते हैं इन टॉपिक को बिना तैयार किए हुए, और फिर जनरल लैंग्वेज में कुछ लिख के आते हैं। तो उससे नंबर भी फिर जनरल ही आते हैं। इस तरह अगर अगर मैं अपनी अगली इम्पोर्टेंट थीम की बात करूँ, तो हमारे सामने है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म एंड नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी।
तो वामपंथ उग्रवाद से रिलेटेड क्या-क्या हमारे सामने क्वेश्चन रहे हैं पिछले पीवाईक्यू में, उनका अगर हम विश्लेषण करें, तो हम देखते हैं कि यूपीएससी 2023-24 दोनों मेंस में अभी वामपंथ उग्रवाद से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये पूरी-पूरी संभावना है कि अगले आने वाले 1-2 साल में हमें सिलेबस के इस पार्ट से क्वेश्चन देखने को जल्दी ही मिले। और इसलिए हमें इस टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे से फोकस करने की आवश्यकता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना अब बहुत ज़्यादा है। जैसे 2022 में यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछा है कि नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है, जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। अगेन इस क्वेश्चन पे अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। एक पार्ट ये है, ये यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा ये कि मुद्दे क्या-क्या हैं, और तीसरा पार्ट अगर मैं देखूं तो इसकी से निपटने की रणनीति क्या है। इस पार्ट को हम बहुत ही कम वर्ड में शुरुआत में इसको इंट्रो के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन मेन फोकस हमें करना है मुद्दे प्लस इसकी रणनीति क्या है। इस तरह आपको क्वेश्चन को तोड़ना आना चाहिए। अगर आप पीवाईक्यू का विश्लेषण कर रहे हो, तो उस समय आपको ये भी फोकस करना है कि मुझे क्वेश्चन को तोड़ना सीखना है। क्वेश्चन की डिमांड समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें उस क्वेश्चन को तोड़ना है, और ये सारी चीज़ें हम ऑन स्पॉट नहीं कर सकते। इसकी प्रैक्टिस हमें पहले करनी पड़ेगी, और उसी प्रैक्टिस पे ह करने के लिए हम फोकस कर रहे हैं। ठीक वैसे जैसे 2020 में इसमें क्वेश्चन आया कि भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या है? एक पार्ट ये हो गया। प्रभावित क्षेत्रों में खतरों के प्रतीकार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये एंड सेकंड पार्ट ये। अब इस क्वेश्चन को आप शुरुआत करने का मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है कि हम वामपंथी उग्रवाद को डेटा के साथ, या फिर ये वामपंथी उग्रवाद है क्या, इसके साथ शुरू करें, और उसके बाद में निर्धारक और क्या-क्या कि कौन सी सामरिकी अपनानी चाहिए, इस पे चर्चा करें। इसी तरह अगर हम देखें 2018, 2015, 2013, 2000 फिर 17, 15, 19 अलग-अलग सालों में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछते आए। अब अगर हम बात करें, जो कि हमने पहले बात की थी, कि न सिर्फ हमें इनका माइक्रो एनालिसिस करना है, बल्कि नोट्स बनाएँ, तब इनकी जो बेसिक डेफिनेशन या इनके बारे में जो कंसाइज़ अलग-अलग डायमेंशन होते हैं, उनको साथ-साथ कुछ मसाला भी ऐड करना है। अब अगर हम मसाला की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि इस टाइप के हम डायग्राम, इस टाइप के मैप, ग्राफ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कुछ ये फ़ॉर्मूलाज़ ऐड कर सकते हैं, कुछ कीवर्ड है जैसे थ्रेट मल्टीप्लायर हो गया, या फिर हाइब्रिड वॉर हो गया, इन लोन वुल्फ अटैक्स हो गए। इस प्रकार के कीवर्ड हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने अभी वामपंथ उग्रवाद के टॉपिक की बात की, तो ये हम इस टाइप का एक ग्राफ बना सकते हैं, और इसमें लिख सकते हैं, शुरुआत ये कर सकते हैं कि शांति और समृद्धि का चक्र, जो पहले एक प्रकार का हिंसा की चाप जिसे बोलते थे, जो वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जो क्षेत्र है, उनको जो कहते थे कि हिंसा का चाप है। अब कहते हैं कि हिंसा का चाप है, वो पहले 200 जिलों में फैला हुआ था, जो 2013 में 125 हो गया और 2024 में 38 हो गया। यानी कि हिंसा का जो चाप है, वो छोटा हो रहा है। ठीक ऐसे इस टाइप की हम इतनी लैंग्वेज ना लिख के हम सीधा ये एक ग्राफ बना सकते हैं, और कुछ कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो मसाला है, वो हमारे क्वेश्चन को और ज़्यादा एनरिच कर देगा, और इसके साथ-साथ हम इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो इस टाइप के दिए हुए हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, और सबसे स्पेशल कि कुछ फ़ॉर्मूलाज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन और ज़्यादा एनरिच हो जाएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपको कुछ रेडीमेड मटेरियल देखना है, तो इस टाइप हम रेडीमेड मेड मटेरियल की सहायता भी ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हमें ये भी देखना है कि हमें खुद का कंटेंट भी तैयार करना है। तो सारे रेडीमेड मटेरियल का आप सिर्फ़ एक यूज़ लेके, और उनसे एक अपनी खुद की एक जो लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज में आप अपने नोट्स तैयार करने चाहिए मेरे ख़्याल से। और इस नोट्स तैयार करने की जो जर्नी है, उसमें आपको इस तरीके की चीज़ों का भरपूर यूज़ करना चाहिए। और यही वो स्ट्रैटेजी है जो कहीं न कहीं आपको
सक्षम बनाएगी कि आप इस प्रकार इस प्रकार के अपने क्वेश्चन के आंसर को लिख पाए। जैसे इस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन लिखा है कि किस तरह एक अच्छे से कंसाइज़ इन्होंने डेफिनेशन दे के, फिर मैप बना के और उसके बाद में जो अच्छे से पाई चार्ट वगैरह और सबसे स्पेशल हर जगह एक एग्जाम्पल को उपयोग करने की कोशिश की है, जिससे निश्चित तौर पर आप एग्जाम में 400 450 प्लस की जो स्ट्रेटेजी है हम जिस पर हम कई बार बात कर चुके हैं उस और आप बढ़ सकते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम और चर्चा करेंगे किसी और टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।